हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज आपका इंटर ऑडिट का पेपर था एंड ओवरऑल ऑडिट के पेपर के ऊपर मैं कमेंट करूं तो देखो एमसीक्यू लेवल में कहूंगा अबव एवरेज था और द सेम इज द केस विद द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस एज वेल। तो अच्छा क्वेश्चन पेपर बनाया था, मतलब जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेके जाते हैं एमसीक्यू बेस में तो केवल वही सॉल्व कर पाएंगे, नॉर्मल कोई इंसान सॉल्व नहीं कर पाएगा फ्रेंकली स्पीकिंग, मोर देन 50% से ज्यादा। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बार बार मैंने एक ही चीज कही और मैं जो अपना टेलीग्राम ग्रुप देख रहा हूं उस पर भी जो बच्चे लिख रहे हैं बहुत अच्छा पेपर गया है, मैं उन बच्चों को आराम से छांट पा रहा हूं कि ये वही बच्चे हैं जो रेगुलर टेस्ट दे रहे थे। ध्यान रखना, लॉ एंड ऑडिट बिना टेस्ट दिए अगर आप सोचो कि आपकी नैया पार हो जाएगी तो बिल्कुल ही गलत सोच रहे हो। बिना टेस्ट दिए हो ही नहीं सकता कुछ, चाहे और ऑडिट तो सबसे पहले, सबसे नंबर वन ऑडिट, सबसे ज्यादा दुख वही देगा पेपर में जिसके ऊपर आप सबसे कम ध्यान दोगे। टेस्ट ना दिया तो भैया हो गया काम। चलिए अब मैं आया हूं यहां पर एमसीक्यू क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करने के लिए। मैं एक एक एमसीक्यू क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं और देखते हैं क्या क्या इनके स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होने चाहिए। केस नंबर 1 हमारे सामने है, मैं सीधा ऑप्शंस पे आ जाता हूं और फिर क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी तो मैं पढ़ दूंगा। कहता है जी, द एबीसी ट्रेडर्स ऑफर इट्स वेयर हाउस एज अ सिक्योरिटी फॉर द लोन। लोन लिया था बैंक से और वेयर हाउस अपनी सिक्योरिटी के रूप में दिया है। द एचएफसी बैंक क्रिएटेड अ चार्ज ऑन द वेयर हाउस। ठीक है जी, मतलब मॉर्गेज होगा, ये तो पक्की बात है। यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए, प्लेज, प्लेज तो कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि प्लेज के अंदर आप अपनी जो प्रॉपर्टी होती है वो बैंक के पास रखवा देते हो, तो ये ऐसे तो होगा नहीं। लैंड एंड बिल्डिंग थोड़े ना उसके पास रखवाओगे, तो ऑब्वियसली होगा तो मॉर्गेज ही। अच्छा, मॉर्गेज के दो ऑप्शन थे। फिर एचएफसी बैंक क्रिएटेड अ चार्ज ऑन द वेयर हाउस विच फॉर्म ऑफ द सिक्योरिटी हैज बीन क्रिएटेड मॉर्गेज। ठीक है, एंड वेदर द बैंक इज रिक्वायर्ड टू गेट द स्टॉक ऑडिट डन। क्या स्टॉक ऑडिट करवाने की जरूरत थी? नहीं, स्टॉक ऑडिट होता है 5 करोड़ में। अच्छा, यहां पर कितना था? यहां पर फैसिलिटी अमाउंट एबीसी लिमिटेड का 4.5 करोड़ था, तो 5 करोड़ या 5 करोड़ से ऊपर होता है स्टॉक ऑडिट, तो यहां पर स्टॉक ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं थी। मॉर्गेज वाले दो ऑप्शन थे, बीओडी, और उसमें से देखो बैंक इज रिक्वायर्ड टू गेट स्टॉक ऑडिट, नहीं, बैंक इज नॉट रिक्वायर्ड टू गेट स्टॉक ऑडिट। लो जी, मैंडेटरी नहीं है, अपनी इच्छा से करना चाहो तो कर सकते हो, तो डी इज द करेक्ट आंसर। आइएगा क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, whether the correct classification and the provisioning norm have been applied in the account of the Precious Engineering Limited। अच्छा, अब प्रीशियस इंजीनियरिंग में हुआ क्या है, आइएगा। प्रीशियस इंजीनियरिंग में क्या हुआ था, ये रहा। देखो जी, आपने सैंक्शन लिमिट की थी 3 करोड़ रुपए की और आउटस्टैंडिंग थी 3 करोड़ 8 लाख रुपए की। बट जब बैंक वाले इंस्पेक्शन के लिए गए तो उन्होंने देखा भाई साहब सिक्योरिटी है ही नहीं कोई, केवल एक सिक्योरिटी मिली 25 लाख रुपए की। भाई साहब, यानी कि सिक्योरिटी की वैल्यू 10% से भी नीचे आ गई। 10% से भी नीचे अगर सिक्योरिटी की वैल्यू रह जाए तो बैंक उसे डायरेक्टली क्लासिफाई कर सकता है, क्या? लॉस एसेट्स। तो क्या मैं कह सकता हूं ये सीधा लॉस एसेट्स के अंदर आ जाएगा? जी हाँ। तो यानी कि द अकाउंट शुड हैव बीन क्लासिफाइड एज अ लॉस एसेट्स, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक हो गई, और फुल प्रोविजन कर देना चाहिए। जी हाँ। फिर वेदर द एसेट क्लासिफिकेशन ऑफ द अकाउंट ऑफ द एक्स लिमिटेड इज करेक्ट। अब एक्स लिमिटेड में क्या हुआ है जरा देखना शुरू करना। एक्स लिमिटेड क्या हुआ है, एक्स लिमिटेड के अकाउंट में क्या हुआ था? एक्स लिमिटेड ये रहा इशू नंबर 1। एचएफसी बैंक कंजोर्शियम का पार्ट था। कैश क्रेडिट फैसिलिटी कंजोर्शियम में सैंक्शन हुई थी 50 करोड़ रुपए की, यानी कि कई बैंक्स ने मिलकर दी थी, मुझे कोई मतलब नहीं। विद एचएफसी का शेयर कितना था? 10 करोड़। मुझे एचएफसी का पूछा, एचएफसी का बताइए। लास्ट के 2 क्वार्टर से इंटरेस्ट अमाउंट है 1.75 करोड़ डेबिट हुआ है, जबकि रिसीव्ड 1.25 करोड़ हुआ है। लो जी, हो गया, क्लासिफाइड हो गया एनपीए। डिस्पाइट दिस शॉर्टफॉल द अकाउंट हैज बीन क्लासिफाइड एज अ परफॉर्मिंग एसेट्स बेस्ड ऑन द सर्टिफिकेट फ्रॉम द लीड बैंकर। मुझे लीड बैंकर से कोई लेना देना नहीं है, मुझे एचएफसी का बताओ। एचएफसी की बुक में क्या है? 1.75 करोड़ का डेबिट हो गया, 1.25 करोड़ का क्रेडिट आ रहा है, तो एचएफसी की बुक में क्या होगा? क्या मैं कह सकता हूं क्लासिफिकेशन इज नॉट इन ऑर्डर एज द क्लासिफिकेशन हैज टू बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी ऑफ एचएफसी। मुझे एचएफसी का देखना है भाई। अब वो यूको बैंक की प्रॉब्लम है जो कि लीड बैंक होकर मुझे अपना शेयर नहीं दे रहा, तो वो उसकी प्रॉब्लम है, ये उसका फर्ज है कि मुझे दे, नहीं तो मेरी बुक में क्लासिफाई हो जाएगा एनपीए। मैं यूको बैंक को नहीं, लीड बैंक को नहीं देखने वाला। फिर उसके बाद 4th क्वेश्चन पे आएगा जी। 4th क्वेश्चन क्या कहता है? इज द बैंक्स डिसीजन नॉट टू अप्लाई एनपीए एंड इनकम रिकॉग्निशन नॉर्म टू द अकाउंट ऑफ द एसजे लिमिटेड वैलिड अंडर द रेगुलेटरी गाइडलाइंस। अब यहां पर हुआ क्या है देखिएगा। 4th क्वेश्चन है एसजे लिमिटेड का। आइएगा, एसजे लिमिटेड में क्या हुआ था?
लो जी, एसजे लिमिटेड, एसजे लिमिटेड का अकाउंट हैज सीन नो रिकवरी फॉर द पास्ट 18 मंथ्स। ओ माय गॉड, ये तो एनपीए है। आगे, बट द बैंक हैज नॉट अप्लाइड एनपीए नॉर्म्स और द इनकम रिकॉग्निशन नॉर्म्स टू दिस अकाउंट। क्यों नहीं किए? द मैनेजमेंट जस्टिफाई दिस बाय स्टेटिंग दैट द अकाउंट इज गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, जब सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी होती है और अकाउंट ओवरड्यू में चल रहा है तो आप उसे स्टैंडर्ड ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, मैं मानता हूं स्टैंडर्ड ट्रीट कर सकते हैं, बट प्रोविजनिंग के नॉर्म्स तो वहां पे भी लगते हैं, इनकम के नॉर्म्स तो वहां पे भी लगते हैं, इनकम क्लासिफिकेशन तो वैसे ही होगा, इनकम रिकॉग्निशन तो वैसे ही होगा। चलो अकाउंट को क्लासिफाई ना करो एनपीए, स्टैंडर्ड ट्रीट रहने दो, बट इनकम रिकॉग्निशन के रिस्पेक्ट में तो कोई एग्जम्पशन नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में, और गवर्नमेंट ने गारंटी भी इन्वोक नहीं किया अभी, तो फिर आ जाएगा, वापस आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, इज द बैंक डिसीजन नॉट टू अप्लाई एनपीए एंड द इनकम रिकॉग्निशन नॉर्म टू द अकाउंट ऑफ एसजे लिमिटेड वैलिड? द बैंक इज करेक्ट है, कहां तक? टू द अप्लाई ऑफ नॉट अप्लाइंग द एनपीए प्रोविजन। मत करो एनपीए, स्टैंडर्ड रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, बट एग्जम्पशन इज नॉट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम रिकॉग्निशन। जब सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी देती है तब तक ये प्रोविजन अप्लाई होते हैं। चलिए जी, और आगे बढ़ते हैं। फिर 5th क्वेश्चन पे आते हैं, कहता है जी मैनेजमेंट ऑफ द ECX the management of the ECX limited acknowledged that going concern assumption will not be suitable while preparing the financial statement। अच्छा, मैनेजमेंट ने स्वीकार कर लिया कि गोइंग कंसर्न नहीं है, ध्यान रखना खतरा है गोइंग कंसर्न पे, एंड इन्फॉर्म द ऑडिटर द फैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू द गोइंग कंसर्न वुड सुटेबली बी डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स टू अकाउंट्स। ओके, यानी कि मैनेजमेंट इन्फॉर्म भी कर रहा है ऑडिटर को, तो यानी कि ऑडिटर ना तुझे क्वालिफाई करने की जरूरत है, ना तुझे एडवर्स कमेंट लिखने की जरूरत है, बट क्योंकि गोइंग कंसर्न पे दिक्कत है तो ऑडिट रिपोर्ट में एक स्पेशल कमेंट आता है गोइंग कंसर्न के ऊपर, तुझे उसका पार्ट जरूर बना देना चाहिए, यानी कि टू इंक्लूड अ सेपरेट सेक्शन अंडर द हेडिंग मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न ऐसे 570 की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की बात करूं तो सी पॉइंट पे आ जाएगा। क्या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में एनुअल रिटर्न फाइल होती है? हाँ जी, किसको होती है? आरओसी को। कितने दिन में? विद इन 60 डेज, यहां लिखा है 30 दिन फ्रॉम द एंड ऑफ द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो ये नॉट करेक्ट है, बाकी सारी स्टेटमेंट इस पे करेक्ट थी। अब आ जाइएगा, हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है, इन केस एनी इंटेंजिबल एसेट इज नॉट इन एक्टिव यूज बाय द एंटिटी द ऑडिटर शुड चेक वेदर। हाँ जी, क्या होना चाहिए? ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट है द डिलीशन। 7th का आइए डी पे आइएगा। हाँ जी, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है डिलीशन विद रिस्पेक्ट टू इंटेंजिबल एसेट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स पोस्ट अप्रूवल बाय द एंटिटीज मैनेजमेंट एंड अमोर्टाइजेशन हैज सीज्ड बियॉन्ड द डेट ऑफ द डिलीशन। तो ये इंश्योर करना पड़ेगा ऑडिटर को, ऑडिट ऑफ द इंटेंजिबल एसेट्स। आगे आइएगा और बढ़ते हैं केस स्टडी नंबर 2 में। सीधा पहले क्वेश्चन के ऊपर आ रहा हूं। क्वेश्चन लो जी, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8, how would you categorize the information pertaining to financial year 22-23 in relation to the extract found? अच्छा, अब ये क्या था एक्चुअल में हुआ क्या था 2022 के अंदर? ऑन द ऑनगोइंग थ्रू द ऑडिट फाइल ऑफ द 22-23 राहुल फाउंड रिवाइज्ड एंगेजमेंट लेटर, अदर वर्किंग पेपर रिलेटिंग टू मैट एंड डेफर्ड टैक्स कैलकुलेशन एंड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑन द वेरिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस। 22-23 के अंदर उसे क्या क्या दिखा? नेचर ऑफ प्रोसीजर दिखे, वाउच किया उसने, वाउच किया हुआ था, ट्रेस दीज इनवॉइसेस, वेरीफाई फ्यू इनवॉइसेस। ये हो क्या रहा है एक्चुअल में? वो कहता है ये जो हुआ है ये ऑडिट प्रोग्राम है, ऑडिट प्लान है, ये क्या है? देखो जी, ऑडिट प्लान मतलब ओवरऑल ऑडिट प्लान बनता है एक स्ट्रेटेजी के बाद, फिर एक ऑडिट प्रोग्राम बनता है। ऑडिट प्रोग्राम बनता है वो स्पेसिफिक आइटम्स के लिए बनता है, स्पेसिफिक आइटम से। फॉर एग्जांपल मुझे डेटर्स से रिलेटेड क्या करना है, दिस इज कॉल्ड एज ऑडिट प्रोग्राम। मतलब मुझे डेटर्स को पहले बुक्स में चेक करना, फिर इनवॉइसेस से चेक करना, फिर एक्सटर्नल कंफर्मेशन लाना है, तो ये ऑडिट प्रोग्राम का पार्ट होता है। तो लॉजिकली ये जो यहाँ हो रहा है, वाउच फ्यू एक्सपेंसेस इनवॉइसेस अवेलेबल इन द रिकॉर्ड ऑफ कंसर्न, फिर उन इनवॉइसेस को बुक्स ऑफ कंसर्न में देखा जा रहा है, फिर वेरीफाई फ्यू इनवॉइसेस विद द जीएसटी डेटा ऑफ द कंसर्न। ये सब कुछ लॉजिकली, हालांकि बड़ा कंफ्यूजिंग था ये वाला पोर्शन में कह सकता हूँ, बट लॉजिकली इट शुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम ये, क्योंकि उस पर डिटेल्ड उन्हीं एक्सपेंसेस के ऊपर सारा का सारा पोस्टमार्टम हो रहा है, तो लॉजिकली ऑडिट प्रोग्राम का पार्ट होना चाहिए। बट मुझे लगता है यहां पर इंस्टीट्यूट को प्लान या प्रोग्राम दोनों पे नंबर दे देना चाहिए, क्योंकि दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहां पर, बनाने वाले ने क्या बनाया है, बट मानना पड़ेगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, बट दोनों पे दे देना चाहिए यार, ये ऐसा नहीं करना चाहिए यहां पर इंस्टीट्यूट का। आगे
Which of the audit procedure performed before finalizing the audit report of the Fox India Limited by Rahul is not as per SA 560? हाँ जी, आपको बताना है इनमें से कौन सा SA 560 के अनुसार नहीं है। 560 के अनुसार नहीं है, आपको बताना है 560 के अनुसार नहीं है। ये लो जी, इनमें से बताना है कौन सा 560 में, ऐसे 560 में नहीं आता। Obtaining an understanding of the procedure established by the company to ensure that the subsequent event are identified, बिल्कुल ठीक। Inquire the management of the company as to whether any subsequent event have occurred which affect the financial statement, बिल्कुल ठीक, ये भी होता है। Read the entity's latest subsequent interim financial statement, बिल्कुल ठीक, ये भी होता है। Read the minute of the meeting of the Fox India Limited that has been held up to, ओहो, ये थोड़ा ना होता है भाई साहब। एक बात सुनो, सब्सिक्वेंट इवेंट का मतलब होता है इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। ये तो 31 मार्च की मीटिंग का रिव्यू करके आप क्या करोगे? तो ये सब्सिक्वेंट इवेंट में किस तरीके से आपको मदद कर रहे हैं? तो कोई मदद नहीं कर रहे, तो इसका मतलब फोर्थ इज द ऑड वन आउट। ये इससे 560 के अनुसार नहीं है, यानी कि 9th का डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। Which of the following would not form part of the explanation given by the CAP to राहुल? अच्छा, CAP और राहुल के बीच में क्या डिस्कशन हुई है, आइएगा देखते हैं। P और राहुल के बीच में, P और राहुल के बीच में ये रही डिस्कशन। P, the partner heading audit team, planned to take audit in the audit works. ठीक है, till last year K was the head of the audit team. ठीक है, is the first assignment of the Rahul. He was instructed by the partner to go through the audit file of Fox India Limited and familiarize himself. On going through the audit file, Rahul revised the engagement letter. ठीक है, उसके बाद राहुल immediately drafted a revised engagement letter for the financial year, also specified the scope of the work. ठीक है, he though it is mandatory to obtain engagement letter every year and handed over the revised draft to CAP. CAP is surprised as to why Rahul drafted the same and explain him the situation under which is necessary to revise the engagement letter. वो बता रहा है कि engagement letter कब कब रिवाइज करने की जरूरत होती है। हाँ जी, यही देखिएगा। Which of the following would not form part of the explanation given by the CAP to राहुल? मतलब अब कब मैं कह सकता हूं कि एंगेजमेंट लेटर की, रिवाइज एंगेजमेंट लेटर की जरूरत नहीं होगी। रिसेंट चेंज ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट पड़ेगी, सिग्निफिकेंट चेंज इन द नेचर और साइज ऑफ एंटिटीज बिजनेस पड़ेगी, फिर अ चेंज इन द लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, बट रिप्लेसमेंट ऑफ K by P, अरे नहीं, यहां पे कहां पे पड़ेगी? यहां पे रिवाइज ऑडिट एंगेजमेंट लेटर की क्या जरूरत है? तो कोई जरूरत नहीं है। तो 10th का C इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंक्लूडेड बाय द राहुल इन द रिवाइज ड्राफ्ट एंगेजमेंट लेटर इज इनकरेक्ट? आइए, अभी हमने ड्राफ्ट एंगेजमेंट लेटर पढ़ा था। ड्राफ्ट एंगेजमेंट लेटर, ये लो जी, द स्कोप ऑफ ऑडिट टू इंक्लूड द फॉलोइंग: रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, स्कोप ऑफ ऑडिट, ठीक है, proper disclosure of the financial information, ठीक है, responsibility of an auditor to prepare the financial statement and coverage of all the aspect, ठीक है जी। स्टेटमेंट नंबर 3, क्या मैं कह सकता हूँ ये इनकरेक्ट है? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? ऑडिट की, सॉरी मैनेजमेंट की। तो ऑडिटर का तो रोल यहाँ नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने में। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये ऑड वन आउट है? यस। तो स्टेटमेंट नंबर 3 इज इनकरेक्ट। आएगा नीचे, आएगा अब आंसर पे आएगा। आंसर क्या है? स्टेटमेंट नंबर 1 2 3, हाँ जी, सी इज द करेक्ट आंसर, ये इनकरेक्ट है। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए और आगे बढ़ना शुरू करते हैं। आइएगा अगला केस पे आते हैं। अगला केस हमने देख लिया, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। डू यू एग्री विद ऑल द वे सजेस्टेड बाय CAZ टू CAF? ओके, क्या क्या सजेशन दी गई है जरा ये देख लेते हैं। CAZ टू CAF क्या क्या सजेशन दी गई है? Z to F, CAF has been appointed, F planned, F absorbed. अच्छा, on completion risk assessment, F was wondering as to CAZ who suggested the following way to identify the same related party relationship. कहाँ से पता लगती है? Information supplied by the entity to the regulatory authority पता लगती है, entities की income tax return से पता लगती है, inventory record से ही related party information कहाँ से पता लग जाएगी? वो ये पूछा है उसने कि भाई जो Z है उसने F को बताया है कि related party की information यहाँ से पता लगती है। तो inventory record से तो ऐसे 550 के अनुसार कोई related party की information तो तुम्हें पता नहीं लगती ना। तो इसलिए 12th का आंसर, हाँ जी, व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर? कैन आई से C इज नॉट करेक्ट? आइए, CAF perform which of the following analytical procedure to obtain the audit evidence with respect to the overall reasonableness of the purchase quantity and prices of raw material? इन्वेंट्री का एनालिसिस के लिए F ने कौन सा प्रोसीजर इनमें से परफॉर्म किया है? F ने कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म किया है इनमें से? entity on the completion risk assessment procedure, F was wondering, related party हो गया,
ठीक है, on going through the financial statement, F observed that the entity has significantly borrowed the amount. F wanted to ensure that all the borrowing on the balance sheet represent the valid claim. Okay, accordingly performed the following procedure: reviewed, recompute. On F decided to perform the analytical procedure to obtain audit evidence as to overall reasonableness of the purchase quantity and price. For this, F scrutinized the raw material consumed as per the manufacturing account and compared the same with the previous year with the closing stock. The variation observed were discussed with the management of the entity. Oh my God, टेक्निकल था। ये था ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेंट्री रिकॉर्ड देखेंगे तो इन्वेंट्री रिकॉर्ड के अंदर एक ऑप्शन आता है कंजम्पशन एनालिसिस, मतलब जहां आप कंपेयर करते हैं कि कितना कंजम्पशन हुआ है रॉ मटेरियल का, तो उस कंजम्पशन का एनालिसिस करते हैं। तो दिस इज नथिंग बट अ कंजम्पशन एनालिसिस। चल सकते हैं और आगे बढ़े, आइएगा 14th पर आते हैं। 14th कहता है कंट्रोल टारगेट विल बी कैटेगराइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग। कंट्रोल टारगेट, हाँ जी, यानी कि ई कंट्रोल का पार्ट है और ऑडिट इन ई इन्वायरमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट की बात हो रही है। यहां पे आया था ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एप्स ऑब्जर्व दैट द एंटिटी हैज आइडेंटिफाइड वेरियस कंट्रोल टू मिटिगेट द रिस्क। द एंटिटी हैज इंप्लीमेंटेड अ कंट्रोल नेम्ड टारगेट हुज ऑब्जेक्ट इज टू इंश्योर दैट द प्रोडक्शन सिस्टम आर प्रोसेस टू मीट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। ये कौन से कंट्रोल का पार्ट है इन्होंने पूछा है। तो क्या मैं कह सकता हूं भाई अल्टीमेटली रिस्क मिटिगेट करने की कोशिश कर रहे हो, एंटिटी हैज इंप्लीमेंटेड अ कंट्रोल, तो कौन सा कंट्रोल है ये? एप्लीकेशन कंट्रोल तो नहीं है, ये कौन सा कंट्रोल है? जनरल कंट्रोल का पार्ट है ये, आएगा डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन, प्रोग्राम कंट्रोल, प्रोसेसिंग कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल। डेटा सेंट्रिक एंड नेटवर्क ऑपरेशन किस में आता है? जनरल कंट्रोल के अंदर। तो किसका पार्ट हो गया 14th का? ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द लास्ट वन, 15th क्या कहता है? विच ऑफ द प्रोसीजर परफॉर्म बाय CAF इज सुटेबल फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ कंसर्न रिगार्डिंग द बोरोइंग। ओके, बोरोइंग के लिए इनमें से क्या सही है? बोरोइंग, ये रहा बोरोइंग के उसने प्रोसीजर क्या क्या परफॉर्म किए हैं। Accordingly perform the following procedure for the borrowing. Audit of financial statement का है। Reviewed the subsequent transaction after the end of the reporting period, क्या जरूरत है इसे देखने की। Recomputed the interest on drawing, क्या जरूरत है आपको borrowing के लिए? ईयर एंड की borrowing देखनी है ना। Agreed loan balance and payable to the loan agreement. Okay, reviewed the board minutes for the approval of the new lending agreement. Yes, this is the most appropriate answer. Reviewed the board meeting for the approval of the new lending agreement. ये देखना पड़ेगा कि लास्ट में ईयर एंड में जो borrowing आ रही है वो बोर्ड के द्वारा सैंक्शन होके ही आएगी, तो इसलिए बोर्ड के मिनट्स जरूर देखने पड़ेंगे। तो ये सारे आपके एमसीक्यू के सॉल्यूशन थे। एंड अगेन मेरी एक विनती है आप लोगों से कि ऑडिट और लॉ जैसे सब्जेक्ट को प्लीज सीरियसली लेना, इनके रेगुलर टेस्ट देना, और अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो तो आप अपने नहीं पूरे परिवार की भावनाओं के साथ, पूरे परिवार के सपनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। प्लीज ऐसा मत करना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Bye bye. Take care.